नमस्कार। आज हम 1 नवंबर 2025 की कुछ बेहद अहम खबरों और उनके गहरे मायनों पर नजर डालेंगे। हमारे सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, रॉयटर्स, बिजनेस टुडे, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे प्रमुख स्रोतों से जानकारी है। और हाँ, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, तेलंगाना टुडे, अफेयर स्काउट से खेल और वैश्विक मामलों पर भी कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं। मकसद मतलब साफ है, खबरों के इस अंबार से वो बातें निकालना जो वाकई मायने रखती हैं, और ये समझना कि ये सब हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल रहा है। आज काफी कुछ है देखने को। अर्थव्यवस्था में देखिए, एक तरफ चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ भविष्य की अच्छी उम्मीदें भी दिख रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर कुछ नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। खेल की दुनिया से भी बड़ी खबरें हैं, और वैश्विक सहयोग का भी एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं देश की आर्थिक सेहत से। ये जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही है, मतलब अप्रैल से सितंबर तक, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, वो बढ़कर 5.73 लाख करोड़ हो गया है। ये पूरे साल के लक्ष्य का करीब 36.5% है। आंकड़ा तो ये बड़ा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये चिंता की बात है? हाँ, देखिए, ये आंकड़ा ध्यान तो खींचता है। वैसे पिछले साल इसी समय के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, पर हाँ, लक्ष्य के अनुपात में ये अभी भी ज्यादा लग रहा है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर जो खर्च होता है। हाँ। उसमें करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, इन सब चीजों पर काफी निवेश कर रही है। यानी विकास को रफ्तार देने की कोशिश तो पूरी है, ये मतलब है? बिल्कुल, कोशिश वही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो है टैक्स कलेक्शन, जो उम्मीद से थोड़ा कम रहा है। ओह, अच्छा। तो एक तरफ सरकार भविष्य के विकास के लिए जमकर खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आमदनी है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। इसी असंतुलन की वजह से राजकोषीय घाटा लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा दिख रहा है। ये एक तरह का कह सकते हैं निवेश है भविष्य के लिए, लेकिन हाँ, इसका प्रबंधन सावधानी से करना होगा ताकि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो मतलब ग्रोथ पर दांव लगाया जा रहा है, लेकिन जेब पर थोड़ा दबाव भी है। इसी आर्थिक तस्वीर से जुड़ा एक और फैसला है। सरकार ने 1 नवंबर से पीली मटर या येलो पीस जिसे कहते हैं, उसके आयात पर 30% शुल्क लगा दिया है। इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, ये कदम सीधे तौर पर घरेलू किसानों, खासकर जो चना उगाने वाले किसान हैं, उनको ध्यान में लगकर उठाया गया है। अच्छा। होता क्या है कि जब स्थानीय फसल बाजार में आती है तो सस्ते आयात से उसकी कीमतें गिर जाती हैं, तो ये शुल्क उसी से बचाने की कोशिश है। लेकिन इसके 2 संभावित असर हो सकते हैं। एक, कि दालों की खुदरा कीमतों पर थोड़ा दबाव आ सकता है, क्योंकि पीली मटर का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, कनाडा जैसे देश जहां से हम बड़ी मात्रा में पीली मटर आयात करते हैं, उनके साथ व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि सरकार कैसे घरेलू हितों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जब हम बड़ी व्यापार संधियों मतलब FTAs पर भी बात कर रहे हैं। खबर है कि भारत का यूरोपियन संघ EU और अमेरिका यूएस के साथ व्यापार समझौता एडवांस स्टेज में है। हाँ, ये बातचीत काफी अहम है। EU और US भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ये तो हम जानते ही हैं जी। अगर ये समझौते हो जाते हैं तो भारतीय सामानों को, खासकर इंजीनियरिंग गुड्स हैं, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इनको इन बड़े बाजारों में बिना ज्यादा शुल्क दिए पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चुनौती अब भी है। खबरों के मुताबिक कुछ भारतीय उत्पादों पर लगने वाले ऊंचे आयात शुल्क और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन जैसे मुद्दों पर अभी भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। इन बाधाओं को पार करना जरूरी है। और इन्हीं व्यापारिक समीकरणों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प रुझान सामने आया है। वो ये कि भारत का टेक्सटाइल निर्यात एक नई दिशा ले रहा है। अच्छा, किस तरह? जो पारंपरिक बाजार हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, उनके अलावा पेरू और नाइजीरिया जैसे देशों को निर्यात तेजी से बढ़ा है जनवरी से सितंबर 2025 के बीच। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या ये कुछ बड़ा संकेत दे रहा है? ये बेहद महत्वपूर्ण है और शायद सिर्फ अस्थायी नहीं है। ये दिखाता है कि भारतीय निर्यातक कितने लचीले हैं, कितने अडैप्टिव हैं।
देखिए, दुनिया भर में सप्लाई चेन बदल रही हैं, जियोपॉलिटिकल तनाव है, पारंपरिक बाजारों में मंदी की आशंका भी बनी रहती है। इन सब के बीच भारतीय कंपनियां नए अवसर ढूंढ रही हैं और सफल भी हो रही हैं। सही बात है। पेरू, नाइजीरिया जैसे उभरते बाजार भविष्य में बड़े खरीदार बन सकते हैं। इसे बाजार विविधीकरण कहते हैं, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जो जोखिम कम करने और व्यापार बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। हाँ, हो सकता है ये उस चाइना +1 स्ट्रैटेजी का भी एक प्रतिबिंब हो, जहां दुनिया भर की कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। यानी भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया के नए कोनों में अपनी पहचान बना रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात चलिए तो 1 नवंबर से बैंकिंग और वित्तीय नियमों में भी कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। आधार लिंकिंग, पेंशन, क्रेडिट कार्ड शुल्क, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सब, इसका आम लोगों और व्यवसायों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, इन बदलावों का दायरा काफी बड़ा है और ये लगभग हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेंगे जिसका बैंक खाता है, क्रेडिट कार्ड है, जो पेंशन लेता है या जीएसटी के तहत व्यापार करता है। इनका मूल उद्देश्य तो सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट, सुरक्षित और कुशल, मतलब एफिशिएंट बनाना है। जैसे आधार लिंकिंग या पेंशन नियमों में बदलाव सीधे लाभार्थी तक पहुंचने वाली सुविधाओं को सुधारेगा। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के शुल्क या रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव लोगों के खर्च करने के तरीके को बदल सकता है। जीएसटी नियमों में बदलाव छोटे कारोबारियों के लिए कंप्लायंस को, मतलब नियमों के पालन को आसान या मुश्किल बना सकता है। मतलब अपनी वित्तीय जानकारी को अपडेट रखना और नए नियमों को समझना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ये बदलाव फिनटेक कंपनियों के लिए भी नए अवसर या चुनौतियां ला सकते हैं। डिजिटल लेन देन और बढ़ेगा, लेकिन नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी होगा। अब ये देखना होगा कि क्या ये बदलाव असल में लोगों के लिए चीजों को आसान बनाते हैं या फिर शुरुआती दौर में कुछ उलझने पैदा करते हैं। इन सब बदलावों और चुनौतियों के बीच भविष्य के लिए एक सकारात्मक अनुमान भी है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 से 2040 के बीच भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रह सकती है। वाओ! और नॉमिनल जीडीपी, मतलब बिना महंगाई एडजस्ट किए, तो 9.7% तक जा सकती है। ये काफी मजबूत तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये भारत की जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसमें मजबूत विश्वास दिखाता है। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। भारत की युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग जो ज्यादा खर्च करेगा, और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार। जी। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं है। सही बात है। इस क्षमता को हकीकत बनाने के लिए लगातार सही नीतियों की जरूरत होगी, निवेश के लिए बेहतर माहौल चाहिए और वैश्विक स्थिरता भी जरूरी है। अभी जो हमने राजकोषीय घाटे की बात की, उसे नियंत्रण में रखना भी इसी लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए जरूरी है। यानी संभावनाएं तो हैं, पर उन्हें साकार करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं, खासकर ऊर्जा और सहयोग के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 8वीं असेंबली हुई और इसमें एक बड़ी खबर आई, चीन इसका सदस्य बन गया है। हाँ, ये बड़ी खबर है। ISA भारत की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, तो चीन का इसमें शामिल होना कितना अहम है? ये बहुत बड़ी बात है, सच में। ISA का मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में, और ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के देशों को एक साथ लाने का एक अनूठा मंच है। अब चीन वो दुनिया में सौर पैनल का सबसे बड़ा उत्पादक है और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा इंस्टॉलर भी है। उसका इस गठबंधन में शामिल होना ISA को जबरदस्त ताकत देगा। हाँ, बिल्कुल। इससे वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने की रफ्तार तेज होगी और तकनीक के आदान प्रदान में भी मदद मिलेगी। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस असेंबली का थीम था वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, OSOGW। और एक नई पहल सनराइज भी शुरू की गई। ये क्या है, इनके बारे में कुछ बताएं? जी, OSOGW ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है। इसका सपना है कि दुनिया के सभी देशों के बिजली ग्रिड को आपस में जोड़ दिया जाए। अच्छा। ताकि सौर ऊर्जा को वहां से जहां दिन है वहां भेजा जा सके जहां रात है। सोचिए, अगर ऐसा हो सका तो हमें 24 घंटे साफ ऊर्जा मिल सकती है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है तो कमाल का, लेकिन तकनीकी और राजनीतिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। पर लक्ष्य बहुत बड़ा है और सनराइज, जिसका पूरा नाम है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग, इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये पहल भविष्य की एक बड़ी जरूरत को संबोधित करती है। भविष्य की जरूरत
किस तरह की? देखिए, जैसे जैसे सौर पैनल पुराने होते जाएंगे, उनका जो कचरा है ई वेस्ट, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा। इनमें सिलिकॉन, कांच, धातुएं होती हैं। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो सनराइज पहल इसी ई कचरे के मैनेजमेंट, सौर पैनलों की रिसाइकलिंग, उनके मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल करने यानी अपसाइकलिंग और इस क्षेत्र में नए इनोवेशंस पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये सौर ऊर्जा को सचमुच सस्टेनेबल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। यानी सिर्फ सौर ऊर्जा बनाना ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र को सस्टेनेबल बनाना लक्ष्य है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब आते हैं खेल के मैदान पर, जहां से दो बड़ी खबरें हैं। पहली शतरंज की दुनिया से। फाइड विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम अब भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है, विश्वनाथन आनंद कप। अरे वाह, ये तो अद्भुत सम्मान है विश्वनाथन आनंद के लिए और साथ ही पूरे भारतीय शतरंज समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। बिल्कुल। आनंद ने भारत में शतरंज की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनके नाम पर विश्व कप ट्रॉफी का होना वैश्विक शतरंज पटल पर भारत के बढ़ते दबदबे और सम्मान को दिखाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस टूर्नामेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो इसके वैश्विक कद को दर्शाता है। वाकई ये भारतीय शतरंज के लिए एक मील का पत्थर है। और दूसरी शानदार खबर क्रिकेट से। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है। जेमिमा रॉड्रिक्स ने नाबाद 127 रनों की पारी खेली। कमाल की पारी। ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व क्रिकेट में पावर हाउस माना जाता है, खासकर महिला क्रिकेट में। उन्हें इतने बड़े मैच में हराना भारतीय टीम के आत्मविश्वास, प्रतिभा और जुझारूपन का सबूत है। सही कहा। जेमिमा की पारी तो कमाल की थी ही, लेकिन ये पूरी टीम की जीत है। ये जीत निश्चित रूप से देश में लाखों लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करेगी। फाइनल के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, पूरा देश फाइनल का इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, चलते चलते दिल्ली की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो हमने शुरू में छोड़ी थी। 1 नवंबर को लाल किले पर दिल्ली सरकार एक बड़ा आयोजन कर रही है, यूनिटी थ्रू कल्चर एंड क्विजीन। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि 9 अन्य राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मना रहा है। ये एक दिलचस्प पहल है, खासकर राजधानी में। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की जो विविधता में एकता की भावना है, उसको मजबूत करने का एक तरीका है। हाँ, ऐसे समय में जब देश आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या रही हैं? अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? जरूर कुछ मुख्य बिंदु उभर कर आए हैं। देखिए, पहला, अर्थव्यवस्था। वो एक संतुलन साधने की कोशिश में है। सरकार विकास के लिए खर्च बढ़ा रही है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ा है, वो हमने देखा। लेकिन लंबी अवधि की ग्रोथ की उम्मीदें भी मजबूत हैं, जैसा जीडीपी अनुमान दिखाते हैं। घरेलू उद्योगों को बचाने, जैसे पीली मटर शुल्क, और वैश्विक बाजार में पैंठ बनाने, जैसे एफटीए बातचीत या टेक्सटाइल का नए बाजारों में जाना, इनके बीच तालमेल बिठाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा, नियम बदल रहे हैं। 1 नवंबर से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में नए नियम आए हैं। इनका असर हम सब पर पड़ेगा। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन कंप्लायंस पर भी ध्यान देना होगा। जी। तीसरा, भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। आईएसए में चीन का शामिल होना भारत की कूटनीतिक पहल की सफलता है और ये वैश्विक सौर ऊर्जा लक्ष्यों के लिए अहम है। बड़े व्यापार समझौते भी पाइपलाइन में है। और चौथा, खेल और संस्कृति में भारत चमक रहा है। विश्वनाथन आनंद का सम्मान और महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत, ये राष्ट्रीय गौरव के पल हैं। ये देश की सॉफ्ट पावर को भी दिखाते हैं और दिल्ली का आयोजन सांस्कृतिक एकता को रेखांकित करता है। सच में आज की खबरें दिखाती हैं कि कैसे घरेलू आर्थिक दबाव, वैश्विक व्यापार की चाल, तकनीकी तरक्की और यहाँ तक के खेल के मैदान की जीत सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इन घटनाओं पर नजर रखना और उनके बीच के कनेक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हम सभी को प्रभावित करते हैं। पेरू और नाइजीरिया जैसे नए उभरते बाजारों की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक बाजारों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत भी चल रही है। सवाल यह है कि क्या ये विविधीकरण, ये डाइवर्सिफिकेशन महज एक सेक्टर की मजबूरी या अवसरवादिता है, या ये भारत की एक सोची समझी लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी आर्थिक निर्भरता को दुनिया के अलग अलग कोनों में फैला रहा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में उथल-पुथल का असर पूरे देश पर कम पड़े। क्या हम भविष्य में अन्य सेक्टरों में भी ऐसा ही रुझान देखेंगे?
इस पर सोचना दिलचस्प होगा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।